नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट में जो सेकंड पेपर है उसमें गुप्त शासकों के इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात एक लंबे समय तक किसी भी ऐसे राजवंश का अभाव रहा जिसका शासन भारत में इतने अधिक भूभाग में फैला हुआ हो। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात भी एक ऐसे राजवंश की कमी थी जो कि भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, और ऐसी स्थिति में गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ और आने वाले समय में गुप्त शासकों के वैभव के कारण ही जो गुप्त काल था उसे अधिकतर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा है। गुप्त शासकों के प्रारंभिक जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं और इतिहासकार मिलकर किसी एक निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं, और इसीलिए किसी भी एक मत को पूरी तरह से प्रामाणिक मानना संभव नहीं है। गुप्त शासकों के ओरिजिन के बारे में भी अलग अलग मत हैं, और इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार गुप्त शासकों का उद्भव पंजाब में हुआ था, जबकि जो वर्तमान आधुनिक रिसर्च है उसके आधार पर गुप्त शासकों के उद्भव स्थल को उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी माना गया है। गुप्त जो अभिलेख हैं उनके आधार पर माना गया है कि गुप्त शासन के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कुछ जगहों पर उनको आदिराज के नाम से भी संबोधित किया गया है, और उनके साथ में महाराज का एक जो टाइटल है वो प्राप्त होता है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यही आदि पुरुष श्रीगुप्त था, जिसका कि वास्तव में नाम केवल गुप्त था, और श्री जो है एक सम्मानजनक शब्द के रूप में लगाया गया था। और इस प्रकार से अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि प्रथम जो शासक था उसका नाम गुप्त ही था, जैसा कि कई शिलालेखों में भी प्राप्त हुआ है। और इस श्रीगुप्त शासक के साथ में भी महाराज की जो पदवी लगी हुई थी उसके आधार पर अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि वह पूरी तरह से एक स्वतंत्र शासक नहीं था, और उसका जो पद है वह किसी सामंत से अधिक नहीं रहा होगा। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने श्रीगुप्त का शासनकाल 275 से 300 ईस्वी माना है। श्रीगुप्त के बारे में अन्य कोई विवरण अधिक प्राप्त नहीं होता है। विभिन्न अभिलेखों के अनुसार श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, और डॉक्टर बनर्जी ने घटोत्कच को घटोत्कच गुप्त का नाम दिया है, क्योंकि सभी जो गुप्त शासक हैं उनके नाम के अंत में गुप्त पाया गया है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि क्योंकि घटोत्कच के नाम के साथ गुप्त नहीं है, इसीलिए संभव है कि वह कोई शासक नहीं रहा हो। घटोत्कच के बारे में भी कोई विशेष जानकारी इतिहास के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नहीं होती है, और उसकी भी पदवी महाराज की ही मिलती है, जिससे कि यह माना जाता है कि उसका पद भी कोई विशेष नहीं था, और उसके शासनकाल को इतिहासकारों ने 300 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक माना है। इसके पश्चात 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना, जो कि गुप्तकाल का पहला प्रभावशाली और पहला स्वतंत्र शासक
माना जा सकता है, क्योंकि उसके नाम के साथ में जो टाइटल है वो महाराजाधिराज का है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह निश्चित रूप से किसी प्रदेश का शासक रहा होगा और इस टाइटल से उसकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इतिहासकार जायसवाल ने पुस्तक कौमुदी महोत्सव के आधार पर यह माना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी शक्ति के बल पर अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार भी किया। वह पहला शासक था गुप्त वंश का जिसके साथ महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त होती है, और यह माना जाता है कि लिच्छवियों के साथ में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करे, और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भी माना जाता है कि क्योंकि इससे निश्चित रूप से उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ और लिच्छवी शासकों ने भी उसके साम्राज्य विस्तार में उसकी मदद की होगी। चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य गंगा और यमुना के संगम तक था। इसके अलावा प्रयाग और कौशल के प्रदेश भी उसके साम्राज्य में शामिल थे, और उसने गुप्त साम्राज्य के विस्तार का कार्य प्रारंभ किया, जिसे आने वाले शासक समुद्रगुप्त ने पूरा किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और कई इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त उसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, और इसीलिए अपने शासनकाल में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया ताकि उत्तराधिकार संबंधी कोई युद्ध न हो। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के लिए कई स्रोत मौजूद हैं। कौशाम्बी में जो अशोक स्तंभ है उसी पर समुद्रगुप्त की एक विस्तृत प्रशस्ति लिखी गई है, जिसकी रचना उसके राज्य कवि हरिसेन ने की थी। उसके शासनकाल की जानकारी अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होती है, जिनमें एरण का अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो तांबे के ऊपर उत्कीर्ण लेख हुआ करते थे, ऐसे कुछ लेख गया से और नालंदा से प्राप्त हुए हैं, जिनसे समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के शासनकाल के जो सिक्के हैं उनसे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनसे उसके धर्म, अश्वमेध यज्ञ और संगीत के प्रति उसके प्रेम आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि समुद्रगुप्त का पहले का नाम कच्छ था, क्योंकि कच्छ नाम के भी कुछ स्वर्ण के सिक्के मिले हैं, जिनमें राजा की मूर्ति अंकित की गई है। डॉक्टर फ्लीट जो इतिहासकार हैं उनका यह मानना है कि यह जो कच्छ शासक है वह यही समुद्रगुप्त था, जिसने बाद में अपना नाम जो है वो समुद्रगुप्त रखा। समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी शासक था, और उत्तराधिकार में जो उसे साम्राज्य प्राप्त हुआ था वह अधिक विस्तृत नहीं था, और उसे विशाल बनाने के लिए उसके समक्ष एक ही उपाय था, और वह अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का था। और इसीलिए समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति को अपनाया। पिछले कुछ समय से साम्राज्य विस्तृत नहीं होने के कारण या छोटे छोटे राज्यों के होने के कारण से
जिस प्रकार विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा रहा था, उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि छोटे छोटे राज्य अधिक सहायक नहीं रहेंगे और इसीलिए भी भारत को एकीकृत करके या एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके समुद्रगुप्त चाहता था कि विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की जा सके। और इसीलिए अधिकतर इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अपनी इस नीति के कारण समुद्रगुप्त अशोक के सर्वथा विपरीत था